हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर के सिंह और आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है मेंडल की थ्योरी बहुत समय तक क्यों एक्सेप्टेड नहीं रही। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान में हो तो हम आपको बात बताएं कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था वो 7 इयर्स तक का एक्सपेरिमेंट था, दैट वाज इन 1856 टू 63। लेकिन इनके वर्क को उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं मिली। लेकिन जब बात आई रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ की, जो 1900 में 3 साइंटिस्ट ने मिलकर करी, दे वर ह्यूगो डी व्राइस, कॉरेंस एंड वॉन शेमार्क। इन तीनों लोगों ने जब उनके ही एक्सपेरिमेंट को फिर से री स्टडी करी तो इन्होंने बात बताई कि द ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट गिवन बाय द मेंडल वाज 100% एक्यूरेट। फिर बात आई कि फिर उनकी थ्योरी को इतनी ज्यादा मान्यता क्यों नहीं मिली। तो मेंडल की थ्योरी को मान्यता न मिलने का जो मेन कारण था वो ये था कि पहली चीज तो उस समय इतना ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल था, इतना ज्यादा एडवांस माइक्रोस्कोपी भी नहीं थी। उसके बाद जो उनकी बुक पब्लिश हुई थी वो उस बृहद रूप से पब्लिश नहीं की गई थी, बहुत लिमिटेड एडिशंस था, इसीलिए लोगों तक वो बात पूरी नहीं पहुंच पाई। तो ये सब कारण थे जो मेंडल को उतनी ज्यादा, उनके काम को उतनी ज्यादा क्रेडिट नहीं मिल पाई। लेकिन बाद में आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स थ्योरी, ह्यूगो डे व्राइस, कॉरेंस और शेमार्क का जो वर्क मिला, तो उसके बाद इनकी थ्योरी को सबने एक्सेप्ट किया। उसके बाद मेंडल को नोबेल प्राइज भी दिया गया, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से नवाजा भी गया, क्योंकि उनके काम को बहुत ज्यादा बाद में सराहना भी मिली, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 3 साइंटिस्ट जिन्होंने 1900 में, आप खुद समझ सकते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1856 और 63 के बीच में, लगभग 40 साल लग गए उनको रिकॉग्नाइज होने में, उनके वर्क को रिकॉग्निशन मिलने में। खैर फाइनली उनके काम को रिकॉग्निशन मिला। यहां मैंने मेंशन कर दिया है कि मेंडल्स थ्योरी वाज अनरिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू द पुअर कम्युनिकेशन, पहली चीज। दूसरी चीज, हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड, क्योंकि जितना ज्यादा पब्लिश होता है कोई भी पेपर आपका, आपके द्वारा किया गया कोई भी एक्सपेरिमेंट, तो उतनी जल्दी वो आम लोगों के बीच वो चीजें पहुंचती हैं, फिर वहां से उनका जो भी फीडबैक मिलता है उन लोगों के द्वारा, उसी से उसको रिकॉग्निशन भी मिलता है। तो वो उतनी अच्छे ढंग से पब्लिश नहीं हुआ था। फिर ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ, उन्होंने कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं दिया कि फैक्टर कैसे कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उनका ये फिजिकल प्रूफ ना दे पाना भी एक बहुत बड़ा कारण था। फिर बात आती है कि क्यों और कैसे, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, माइक्रोस्कोपी नहीं था। लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने जब टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट के बाद जब देखा उन्होंने, तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया कि मेंडल्स का जो भी वर्क था वो 100% जेन्युइन था और करेक्ट इंफॉर्मेशन थी जो भी उन्होंने दी थी। और उन्हीं की थ्योरी को फिर से एडवांस फॉर्म में 1902 में सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी जीन है वो क्रोमोसोम्स के साथ पैरेलल मूव करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ऑब्वियस सी बात हो गई कि अगर हम जीन की बात करते हैं, जो मेंडल ने कहा फैक्टर वर्ड के थ्रू यूज किया उन्होंने, और फैक्टर को एक्सप्लेन किया कि फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। तो बट ऑब्वियस है कि जीन ही क्रोमोसोम में है, तो जो क्रोमोसोम मूव करेगा एक सेल से दूसरे सेल में ड्यूरिंग मियोटिक डिवीजन, क्रोमोसोम जब पैरेलल मूव करेगा तो वो जीन भी साथ में कैरी करके ले जाएगा। और इसी एक्सप्लेनेशन को सटन एंड बोवेरी ने एक्सप्लेन किया और ही गेव द थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि जो भी क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है पैरेलल टू द जीन है। ऑब्वियस ही बात हो गई कि पैरेलल टू द जीन ही होगा। या आप भी समझ सकते हैं कि चूंकि हर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है और डीएनए के अंदर जीन है, तो क्रोमोसोम जहां जहां जाएगा डीएनए भी लेके जाएगा, और डीएनए जहां जहां जाएगा जीन जाएगा। और जब जीन मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि जीन ही जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक ट्रेट को भी ट्रांसफर करेगा, तो वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। यही यहां पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद मेंडल की बात एक और थी कि इन्होंने ही कंडक्टेड आर्टिफिशियल एंड क्रॉस पॉलिनेशन बाय यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग लाइन। पी प्लांट पे उन्होंने पाइसम सटाइवम, जिसमें 14 क्रोमोसोम्स होती हैं, उन्होंने उस पे उसके ट्रू ब्रीडिंग लाइन में सेल्फ पॉलिनेशन भी किया, क्रॉस पॉलिनेशन भी किया, और ही हैज डन दिस एक्सपेरिमेंट
अराउंड 7 रिगोरस ईयर, 7 साल तक उन्होंने इस पे वर्क किया और देन ही कंक्लूडेड द 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो हम लोगों ने अभी पिछली वीडियोस में देखा भी है। उसके बाद मैंने इस वीडियो में ये चीज इसीलिए बताना उचित समझा कि आपको ये पता चलना चाहिए कि आखिरकार 7 साल के काम के बाद भी 1863 तक इनका एक्सपेरिमेंट चला, लेकिन इनको कोई भी रिकॉग्निशन 1900 तक नहीं मिला था। इनकी बातें कोई नहीं जान रहा था, लेकिन आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ, जो ये 3 साइंटिस्ट ने दी, ह्यूगो डे व्राइस, कॉरेंस एंड शेमार्क, फिर से उनको उनके काम का रिकॉग्निशन मिला। तो ये हमें ध्यान में रखना है इनकी ये सारी बातें कि हाउ एंड व्हाई द मेंडल्स वर्क वाज नेग्लेक्टेड एंड व्हाई ही गॉट द क्रेडिट ऑफ हिज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 3 साइंटिस्ट इन 1900। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है और इसी से मेंडल्स को भी रिकॉग्निशन भी मिला एंड ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें अब समझ में आ गई होंगी कि मेंडल के किन गलतियों के कारण उनको उतनी ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिली और ऐसा क्या हुआ कि फिर से उनको उनके काम का रिकॉग्निशन मिला और फिर उनको उस बात का नोबेल प्राइज भी दिया गया। हेलो स्टूडेंट्स, तो सो टुडे वी विल डिस्कस एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, जिसके कारण हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो मेंडल की पहली लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थ्योरी थी, उसको हम लोग यूनिवर्सल इसीलिए नहीं कहा था क्योंकि उसके भी कुछ एक्सेप्शंस थे। तो आज हम लोग उसी एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, जो उसका एक्सेप्शन कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जब बात करते हैं तो ये कॉरेंस ने डिस्कवर किया था 1903 में। इन्होंने बताया कि नो अलील पजेस इंडिविजुअल इफेक्ट एंड बोथ अलील शोज फिनोटिपिक कैरेक्टर बाय ब्लेंडिंग। मतलब कोई भी ट्रेट अगर पेरेंट के पास है तो जो भी F1 जनरेशन में प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे ब्लेंडिंग होगी। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाइदर ऑफ बोथ एलील एक्सप्रेसेस इक्वली एंड दैट्स व्हाई इट शोज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब कोई भी एक दूसरे के लिए डोमिनेंट नहीं होगा और एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो कर रहा है जो एक पिंक कलर है। अगर आप ध्यान से देखिए, रेड फ्लावर है, हम यहाँ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट उन्होंने लिया था कॉरेंस ने डॉग फ्लावर में, जिसको हम स्नैप ड्रैगन या एंटी राइनम स्पीशीज भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस वाज फर्स्ट टाइम सीन इन डॉग फ्लावर, दैट वाज द थ्योरी ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो रेड कलर का कैपिटल आर है और व्हाइट के लिए हमारा है पेरेंट जो ट्रू ब्रीड है वो स्मॉल आर है। यहाँ मैंने दिखाया आपको गैमीट बना के कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, सारे के सारे पिंक हो रहे हैं। लेकिन जब इनका हम सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं जो फिनोटिपिक जो रेशियो आ रहा है हमारे लिए वो आ रहा है रेड 1, पिंक 2 एंड व्हाइट 1। मतलब आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास एक इंटरमीडिएट ट्रेट भी आ रहा है जो पिंक कलर का है, जो कहीं भी पेरेंट में नहीं था। इसका ये मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं रेड और व्हाइट का जो ट्रेट है, एलील है, वो दोनों आपस में ब्लेंड होकर एक नया कैरेक्टर जनरेट कर रहा है, वो एक नया ट्रेट बना रहा है, जिसको हम कह रहे हैं ये एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। और फिर बात आती है इनके जीनोटाइपिक रेशियो की, तो ये भी 1:2:1 है। होमोजाइगस कैपिटल आर का एक इंडिविजुअल है, यहां देख सकते हैं आप, और 2 इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस है पिंक कलर के फॉर्म में, ये और ये, है ना। और जो लास्ट वन इज होमोजाइगस रिसेसिव व्हाइट कलर है, वो एक सिंगल इंडिविजुअल है। अब बात आती है कि इसके कारण क्या है, व्हाट आर द कॉज ऑफ इफेक्ट। तो ये मैंने पहले भी अभी आपको बताया है, इट इज जस्ट ड्यू टू द नॉन फंक्शनल एंजाइम। जो भी एंजाइम इस कलर को प्रोड्यूस कर रहा था वो नॉन फंक्शनल हो गया या उसका फॉर्मेशन बहुत कम अमाउंट में हो रहा है, एंजाइम वो प्रॉपर नहीं बन रहा है, ये भी एक कारण हो सकता है। कॉरेंस ने ये बात बताई कि कहीं ना कहीं उस एंजाइम के नहीं बनने के कारण ही एक नया इंटरमीडिएट ट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है जो पिंक कलर का हो रहा है। लेकिन जब इस पिंक कलर का इंडिविजुअल जब सेल्फ पॉलिनेशन करता है तो ऐसा नहीं है कि अपने पेरेंटल ट्रेट्स को ये ओमिट करता है या गायब हो जाता है, वो भी इंडिविजुअल हमारे पास एक मिल रहा है रेड और व्हाइट का 1:1 के रेशियो में। तो दिस इज व्हाट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक बेस्ट एक्सेप्शनल एग्जांपल है। इसीलिए मेंडल्स की पहली थ्योरी को हम यूनिवर्सल नहीं कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेंडल की 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में सिर्फ एक ही लॉ ऐसा है जो यूनिवर्सल है, जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, एंड दैट वाज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लोग लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कोडोमिनेंस के बारे में, जहां हम ब्लड ग्रुपिंग की बात करेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि एलील इक्वली
कैरेक्टर को कंट्रीब्यूट कर रहा है इक्वल अमाउंट में, दैट्स व्हाई दैट वर्ड इज देयर लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, या कोडोमिनेंस वर्ड भी हम कह लेते हैं। यहां क्या है कि यहां दोनों एलील इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है ट्रेट को, एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर बना रहा है जो हमारा पिंक कलर आ रहा है, जो हम डॉग फ्लावर में या स्नैपड्रैगन में देख चुके हैं। तो ये था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कोडोमिनेंस के बारे में।